पिछले क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था ना। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? धारा की उपस्थिति को बताता है। क्या करता है? धारा की उपस्थिति को बताता है। अमीटर क्या करता है? धारा नापता है। अमीटर क्या करता है? धारा नापता है। अब वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज नापता है। वोल्टमीटर समानांतर में लगाते हैं, बोलेंगे। अमीटर श्रेणी में लगाते हैं, बोलेंगे। कहां तक बताओ? यहां से होना था, यहां तक हो गया था, यहां से होना था ना। मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है कि निम्न? क्या होता है? मल्टीप्लायर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। किसका प्रतिरोध उच्च होता है? मल्टीप्लायर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है। शंट का प्रतिरोध कम, शंट का प्रतिरोध निम्न होता है, मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है, सही है। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से क्या होता है? कम ना, याद है कि भूल गया? अमीटर हम बताए थे इसे। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये हो गया गैल्वेनोमीटर। इसके समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाएंगे जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शंट। ये पूरा अमीटर है। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है, याद है। मल्टीप्लायर का प्रतिरोध उच्च होता है। वोल्टमीटर क्या नापता है? वोल्टेज। अमीटर क्या नापता है? धारा। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा। अमीटर को हायर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर क्या बना देते हैं? अरे बाबू, अमीटर या यूं कहें गैल्वेनोमीटर के सीरीज में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं जिसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं इसे? मल्टीप्लायर कहते हैं। तो अभी क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर। तो श्रेणी में लगाते हैं समानांतर में। तथा अमीटर में हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्टमीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है तथा वोल्टमीटर को लो रेजिस्टेंस किसमें जोड़कर? पैरेलल में जोड़कर। अरे वोल्टमीटर में कम प्रतिरोध का तार समानांतर में शंट जोड़ते हैं, जोड़कर अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता नहीं बुझा? अरे छोटा, गैल्वेनोमीटर के समानांतर में कम प्रतिरोध का तार शंट जोड़ते हैं। हाँ, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार मल्टीप्लायर जोड़ते हैं। ये वोल्टमीटर है क्या अमीटर? वोल्टमीटर ही अमीटर। यहां तक की कक्षा हमने पिछली कक्षा में लिया था। बोलो हाँ। ये देखो वोल्टमीटर समानांतर में लगा है। यहाँ देखो वोल्टमीटर किसमें लगा हुआ है? हाँ बोलो ने कहते हैं। देखो चला वोल्टमीटर, वोल्टमीटर किसमें? वोल्टमीटर में न्यूनतम धारा के लिए, किसके लिए? मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आयरन वोल्टमीटर की गतिशीलता द्वारा सिर्फ एसी संकेतक वोल्टेज मापा जा सकता है। आयरन वोल्टमीटर की गतिशीलता यानी मूविंग के द्वारा केवल हम लोग क्या नाप सकते हैं? एसी। कि चला हम अलग से तुमको डायनोमीटर टाइप क्या नापेगा, पीएमएमसी टाइप क्या नापेगा, पर लिस्ट बना देंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आ जाओ वाट मीटर। कौन मीटर? कौन मीटर? देखो चला नाम है वाट मीटर। इतना दिन तुम पढ़ा है ना, शक्ति का सही मात्रा वाट होता है। तो वाट मीटर वाट नापेगा, पावर नापेगा। बोले वाट मीटर क्या नापेगा? पावर नापेगा। तो वाट मीटर क्या नापेगा? वाट नापे। वाट में शक्ति नापेगा। बोलो हाँ। डीसी शक्ति जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पावर का VI। बोलेंगे एसी शक्ति का जो पावर होता है वो होता है VI cos phi। डीसी शक्ति P बराबर VI पढ़ा है, ये डीसी के लिए होता है। अब P बराबर VI cos phi जो है ये किसके लिए होता है? एसी के लिए। P बराबर VI किसके लिए? डीसी के लिए। अब P बराबर VI cos phi एसी के लिए। तो चला एसी डीसी दोनों नापते हैं, दोनों का जुगाड़ अलग अलग। एसी नापने के लिए अलग जुगाड़, डीसी नापने के लिए अलग जुगाड़। तो शक्ति को नापने के लिए हम लोग वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब cos phi में cos phi क्या है? पावर फैक्टर। cos phi क्या है? पावर फैक्टर। कहते हैं यह शक्ति मापने वाला यंत्र है। क्या मापने वाला यंत्र है? डीसी की शक्ति को क्या कहते हैं? VI। एसी की शक्ति को क्या कहते हैं? VI cos phi। अब cos phi क्या है? पावर फैक्टर। बोलो हाँ। तो वाट में है मतलब वाट में नापेगा। वाट बोले तो शक्ति, वाट बोले तो बोले शक्ति का व्यवहारिक मतलब बताओ। बोलो शक्ति का व्यवहारिक मतलब बताओ, बोल जल्दी। पढ़ाई पे ध्यान दो। चला हाई पावर फैक्टर है। हाई क्या है? दे देंगे। लगता है हमारे पॉलिटिकल खाली फटता और उनके फटवे नहीं करता। हमारा है वो साला। बचपन से हम लोग किताब पढ़ते आ रहे हैं। कभी सुना है किताब नहीं फट रहा है? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे किताब फट गया। सुना है कि नहीं? तो हमारे पॉलिटिकल का फटा। इसका वर्गीकरण विक्षेपी उपकरण के रूप में किया जाता है। किस रूप में? विक्षेपी मतलब डिफ्लेक्टिंग। विक्षेपी मतलब डिफ्लेक्टिंग। कहते हैं भैया डायनेमोमीटर प्रकार है, इंडक्शन प्रकार का जो होगा वो एसी नापेगा। क्या नापेगा? डायनेमोमीटर प्रकार का जो होगा वो डीसी नापेगा। इसका मतलब बताओ ये दोनों प्रकार का होता है, एसी डीसी दोनों नापेगा। बोल नहीं करें। इंडक्शन की घटना केवल एसी में होती है। लिख लो इंडक्शन प्रेरण। ऐसे लिखना प्रेरण, ब्रैकेट में लिखना इंडक्शन। प्रेरण की घटना केवल डायनेमोमीटर और इंडक्शन प्रकार अस्थिर विद्युत प्रकार का होता है, परंतु प्राय डायनेमो प्रकार मीटर प्रकार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे क्या नापते हैं हम लोग? एसी डीसी दोनों नापते हैं। इंडक्शन प्रकार केवल एसी नापता है और डायनेमोमीटर प्रकार एसी डीसी दोनों नापता है। अब इंडक्शन प्रकार केवल किसको नापता है? एसी को। किसको नापता है? और डायनेमोमीटर टाइप एसी डीसी दोनों को नापता है। हाँ इंडक्शन लिख लिया। चला इंडक्शन प्रकार केवल एसी को नापता है। यहाँ लिखा छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं है। इंडक्शन प्रकार केवल किसको नापता है? आइए लिखना है तो लिख लो प्रेरण की घटना। प्रेरण की घटना हमेशा, प्रेरण की घटना हमेशा किसमें होती है? किसमें होती है? डीसी। हाँ एसी में। किसमें होती है? एसी में। वाट मीटर को दाब कुंडली में महीन तारों से अधिक संख्या में लपेटे होते हैं। चला इसमें एक प्रेशर कॉइल होता है। कौन कॉइल होता है? चला एक मूविंग कॉइल होता है, एक फिक्स कॉइल होता है और एक प्रेशर कॉइल होता है।
प्रेशर कॉइल होता है जो महीन तार और अधिक संख्या में लपेटों में होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रेशर कॉइल किसमें होता है, किस जगह होता है, कहां पर? वाट मीटर। कहां पर? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार यंत्र में डैम्पिंग में क्रोनिज्म नहीं होता है। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब कंपन, डैम्पिंग का मतलब कंपन में क्रोनिज्म, क्रोनिज्म का मतलब थरथराहट नहीं होता है। यह यंत्र वाट घंटा में शक्ति का मापन करता है। इससे धारा कुंडली को दो भागों में बटी होती है। इससे धारा, वोल्टेज एवं शक्ति को मापा जाता है। देखो P बराबर चला क्या होता है, VI। तो भैया वोल्टेज और करंट दोनों नापोगे तब ना पावर नापोगे। इसलिए देखो दो कॉइल होती है, ये वो कॉइल हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया करंट, ये वाला से कॉइल होता है जिसका नाम कौन कॉइल है, प्रेशर कॉइल। कौन कॉइल है? प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल। कई को कॉइल होता है मेनली, दो को कॉइल, वो करंट कॉइल, दूसरा प्रेशर कॉइल। हम जब भी चला पावर नापेंगे, वोल्टेज को नापेंगे, करंट को नापेंगे, तभी ना पावर नापेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा बताओ वाट मीटर प्रत्यक्ष यंत्र है क्या अप्रत्यक्ष यंत्र? अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष होता है कि डायरेक्ट वोल्टेज नापिए तो वोल्टमीटर प्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट नापेंगे करंट नापिए तो एमीटर प्रत्यक्ष हो गया। अब पावर नापने के लिए वोल्टेज और करंट दोनों को नापे, ये प्रत्यक्ष हुआ क्या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष हुआ। बोलेंगे तो वाट मीटर प्रत्यक्ष है क्या अप्रत्यक्ष? लिख लेते हैं, वाट मीटर अप्रत्यक्ष रूप से माप को नापता है। वाट मीटर अप्रत्यक्ष रूप से माप को नापता है। किस रूप में माप को नापता है? अप्रत्यक्ष रूप से माप को नापता है। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर क्या नापेगा? ऊर्जा नापेगा। अरे घर में नहीं लगा मीटर, पहले वाला मीटर तुम देखा होगा इस टाइप का होता है, इस टाइप का। अब इस टाइप का, पहले वाला इस टाइप का चक्की यहाँ घूमते रहता था, आयरन रॉड लगा देते थे, बहुत स्पीड में घूमने लगता था। अब ये डिजिटल मीटर हम लोग यूज करते हैं। अब तो मोदी जी बड़ा बढ़िया काम कर दिया है कि पैसा नहीं है तो भैया अंधेरे में रहना पड़ेगा। मतलब अभी पैसा खत्म, अभी लाइट खत्म। लेकिन चला ऊर्जा मापी जो है अब जो आया है, इससे बिजली कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा है। बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट वेंडर्स आ गए जो बिजली का बिल वसूलते हैं। लेकिन अभी भी जितने भी कर्मचारी हैं वो सरकारी हैं, लेकिन कुछ कुछ कर्मचारियों प्राइवेट कर दिया है। गांव घर का जो मिस्त्री था ना, जैसे चला कागज पे सरकारी कर्मचारी है, तुम क्या करने हमको प्राइवेट दिखता है, कागज पे सरकारी कर्मचारी है, काम प्राइवेट करता है। नहीं समझा? कागज पे जो कर्मचारी है, सेफ्टी से रिलेटेड है, तो सेफ्टी से रिलेटेड इसका प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हुआ है। तुमको जो प्राइवेट वेंडर दिखता है वो प्राइवेट वही सरकारी है, अपना प्राइवेट रख ले, जो उसको भी कुछ पैसा दे देता है। एनर्जी मीटर जो होता है, ये ऊर्जा मापी कहते हैं मेरे दोस्त, ये किलोवाट आवर में नापता है। किसमें नापता है? किसमें नापता है? किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किलोवाट आवर को एक यूनिट कहते हैं। अगर मान लो अभी जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ बिजली 7.5 रुपए यूनिट है, कितना रुपए यूनिट? यही आप जापान में चले जाओगे तो पैसों में बिजली मिलता है, कुछ पैसों में ही आपको बिजली मिल जाएगी। हम लोग 1 किलोग्राम यूरेनियम जला के जितना बिजली पैदा करेगा, हम लोग 5000 ट्रक कोयला जला के उतना बिजली पैदा करेंगे। मतलब हजारों ट्रक कोयला जलाएंगे ना, तब उतना बिजली पैदा होगा जितना 1 किलोग्राम यूरेनियम से पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ई बराबर एमसीएफ पर काम करता है। ये पता है ना, कोयला जो काम करता है चला, ई बराबर कोयला कहते हैं यूरेनियम, ई बराबर एमसीएफ पर। अगर मान लो 1 किलोग्राम यूरेनियम चला लेते हो, ये 80 हो गया प्रकाश का वेग, 3 गुना 10 पर पावर 8 का होल स्क्वायर, ई बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 16 जूल हो जाएगा। 1 किलोग्राम यूरेनियम लोगे तो कितना जूल उस्मा निकलेगा? कितना? तो बोलेंगे ये कितना हुआ? बता, देखो तुम बोलेंगे कितना हुआ? कितना हुआ? अगर हम लोग सिर्फ कोयला जलाते हैं तो उससे बहुत कम ऊष्मा मिलता है, जबकि इससे देखो कितना हो गया, 9 गुना 10 की पावर 16, मतलब 9 10 की पावर 5 1 लाख, 6 10 लाख, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गुना 9 बचले है, उतना ऊष्मा निकलता है मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम। मतलब इतना यूरेनियम अगर ले जाके तुम आग लगा दो तो तुम समझ लो कि मतलब लगभग एरिया जो है खत्म हो जाए। तो इसीलिए तो लोग परमाणु बम से इतना डरता है। हम लोग इससे जनरेट करते हैं कोयला से 200 150 डिग्री सी, और वो लोग जनरेट करता है 1 करोड़ डिग्री सी। तो वो लोग को सुविधा है चला कि जापान जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है, जरा सा लीकेज होगा बस धक्का दे देगा। हम लोग जो एनर्जी मीटर यूज कर रहे हैं वो किलोवाट आवर में नापता है। हम लोग को जो आता है नापने वाला, तो आप अब अपनों से देख सकते हैं कि मेरा बिजली बिल कितना होगा। अगर मान लीजिए 20 यूनिट हमारा खर्च हुआ, यानी 20 किलोवाट आवर हमारा खर्च हुआ, या 20 यूनिट खर्च हुआ, तो 20 यूनिट गुना 60 है तो 7 × 14 कितना? 140। तथा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार यंत्र में किधर गया? एनर्जी मीटर ना, एनर्जी मीटर में टर्मिनल बदल देंगे तो उल्टा होगा, नहीं होगा। ये परिपथ की विद्युत ऊर्जा को मापता है, सही बात है। कहते हैं इसे किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? किलोवाट आवर मीटर भी कहते हैं। इस यंत्र में एक चक्कर काटने वाली चकती होती थी, है नहीं? चकती होती है जिसकी घूर्णन गति किलोवाट में, विद्युत खपत के जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा बिजली बिल आएगा, सही है ना? अब लेकिन इसको भी हटा दिया गया, अब ये वाला मीटर आ गया है। अब कहता है चला, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजन को क्या कर दिया जाए? अंतः बदल कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो चक्की के घूर्णन की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। यह कहता है यदि चक्की बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र में यह दोष, क्या दोष कहलाता है? क्रिपिंग दोष। अगर कोई लोड तुम कनेक्ट नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चल रहा है, तो ये दोष क्या कहलाता है? क्रिपिंग दोष। इसका मतलब मीटर हो गया खराब। मीटर क्या हो गया है? खराब। जो खराब ही रहता है, पहले जो आता था मीटर से वो नहीं, कोनो लोड नहीं है तो देखिएगा धीरे धीरे घूमते रहता है। कोई आदमी मीटर ले लिया तो 3 साल तक छोड़ दिया, बिजली बिल आता था 80,000। क्यों? क्योंकि वो क्रिपिंग दोष है उसमें। कौन दोष है? अगर ये मीटर से तुम तार ले जाके 300 मीटर भी तार ले जाके छोड़ दोगे सीधा खुला में, तार में कुछ नहीं जोड़ोगे तो कोई बिल नहीं आएगा, 0 बिल आएगा। लेकिन जब अगर उसमें क्रिपिंग दोष हो जाएगा, क्रिपिंग दोष क्या होता है चला, वो वोल्टेज का थोड़ा सा डिफरेंस के कारण वो थोड़ा थोड़ा घूमते रहता है, जिसके कारण तुमको कुछ ना कुछ बिल दिखाई देता है। कहने का लेकिन अगर खाली तार जोड़ के छोड़ दोगे तो तार जोड़ने के कारण बिल नहीं आता है, वो क्रिपिंग दोष के कारण बिल आता है।
जाता है इसके निवारण के लिए डिस्क में क्या बना दिया जाता है, छिद्र। अब लोग छिद्र बनाने से गुरुजी क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि चला अगर कोई छिद्र है, जैसे ये कोई डिस्क है, इसमें 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 इस डिस्क में जो है एक छेद बहुत जगह कर दिया, बहुत जगह छेद कर दिया, जिससे होकर हवा पास करेगा, हवा पास करेगा, इसके थोड़े बहुत जो घूम रहे, थोड़ा बहुत जो घूम रहा था उसका विरोध करेगा कि सपोर्ट करेगा। अरे इसको अगर घूमना है तो हवा को पार करके घूमना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत जो घूम रहा था रुक जाएगा कि चलते रहेगा, रुक जाएगा ना। अभी चला जो भारत सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा फंड इस बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया है, लाखों करोड़ का फंड दिया। अगर वो फंड सही से धरा पर उतर जाए तो बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जिससे लोगों का आम जीवन सही होगा, आम जीवन में बहुत चीजें कम हो जाएंगी। अब बताओ, इसको रोकने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे, ईडी करंट का यूज करते थे। ईडी करंट आप कुछ नहीं करते हैं, उसमें खाली छेद कर दिया, वो क्लिपिंग दोष जो होता है वो अपने आप ही हवा कोई पार ही नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत घूमना भी चाहता है तो घूम नहीं पाता है। तो कहते हैं क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसमें निवारण के लिए डिस्क में छिद्र बना दिए जाते हैं। नहीं तक उपाय देखो क्या है, डिस्क है एनर्जी मीटर का, यहाँ देखो ये ब्रेकिंग मैग्नेट हम लोग लगा दिए, और मैग्नेट लगा दिए। ब्रेकिंग मैग्नेट का काम क्या बताओ, लोहा के चक्की घुमा ऐसे मैग्नेट लगेगा, इसको जाने देगा, रोक के रखेगा ना। अगर लेकिन ज्यादा बल लगेगा तब, जैसे अगर यहाँ पर हमें मैग्नेट लगा देते हैं, इसे चक्की है इसे लगा दे, अब इसको रोक के रखेगा, वो बोलवे नहीं कि जाने देगा, लेकिन ज्यादा बल लगेगा तब जाने देगा। कहते हैं निवारण के लिए डिस्क में छिद्र बनाता है। एसी ऊर्जा मीटर डिस्क चक्की में के कंपन नियंत्रित करने के लिए ईडी करंट और डैम्पिंग टॉर्क का उत्पन्न किया जाता है। ईडी करंट का काम क्या है, यहाँ देखो, यहाँ ईडी करंट का काम चला क्या है, देखो जैसे यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है ना, मैग्नेट रोकता है, डैम्पिंग को रोकने के लिए वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ईडी करंट देते हैं, पास करते हैं ईडी करंट। ईडी करंट पास करेंगे तो इससे चुंबकीय बल दिखाई निकलेगा, करंट देंगे तो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलेगा ना, मैग्नेटिक लाइन से फोर्स निकलेगा, जो थोड़ा बहुत थरथरा रहा था क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कहते हैं एसी ऊर्जा मीटर के डिस्क में कंपन नियंत्रित करने के लिए ईडी करंट द्वारा डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग करना, डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है, रोकता है कि थरथराने देता है, क्या करता है, रोक देता है। अगर प्राय उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर किस प्रकार के होते हैं, इंडक्शन प्रकार। इंडक्शन प्रकार का होगा एसी के लिए, डीसी के लिए, इसके लिए प्राय या एसी के लिए यूज किया जाता है। किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला ऊर्जा मीटर किस प्रकार का होता है, देखो एसी को नापने वाला किलोवाट आवर में नापता है, बोले, और डीसी को नापने वाला किसमें नापता है, एम्पियर घंटा। ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर होता है, मतलब जितना किलो रिवॉल्यूशन घूमेगा उतना ही किलोवाट आवर होगा। तो किलोवाट आवर मतलब यूनिट ना, तो चक्की जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा, तो उतना ज्यादा किलोवाट आवर होगा, बोले नहीं करेंगे, जितना ज्यादा घूमेगा किलोवाट आवर उतना ज्यादा होगा। तो चक्की जो घूमता है उसका रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, यानी पर किलोवाट आवर जितना ज्यादा रिवॉल्यूशन होगा, किलोवाट आवर की मात्रा उतनी ज्यादा की कम, और जितना कम रिवॉल्यूशन होगा किलोवाट आवर की मात्रा कम। आयरन वगैरह लगाने की जगह रिवॉल्यूशन बढ़ जाएगा, रिवॉल्यूशन बढ़ेगा तो किलोवाट आवर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए किलोवाट आवर में कितना जूल, 1 किलोवाट आवर तो 3.6 × 10 to the power 6 जूल, ये पता है ना रे। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का श्रेणी चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों की कुंडली की बनी होती है। अगर सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का श्रेणी चुंबक मोटी वायर की कुछ लपेटों की बनी होती है, मोटी वायर की ये सिंगल फेज की लग गई, ये तो आपका प्रेशर कॉइल हो गया, और ये करंट लेस टर्न्स हो गया, ये वाला, ये सब जो है जितना भी कॉइल्स आप देख रहे हैं मेरी जान, ये कॉइल किसका बना होता है। अगर सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के श्रेणी चुंबक मोटी वायर, मोटा वायर होगा तो कम लपेटा कि ज्यादा लपेटा, मोटा वायर कम लपेटा का होता है, पतला तार होगा तो अधिक लपेटा का होगा। ऊर्जा मीटर की गति किसके द्वारा, अभी तुरंत बताया चलिए, ये अगर डिस्क है यहाँ पर हम लोग ब्रेकिंग चुंबक कैसे लगा देंगे, ये ब्रेकिंग चुंबक लगा देंगे तो इसकी गति को ब्रेक करेगा, मतलब रोकेगा कि बढ़ा देगा, यहाँ ब्रेक करना मतलब रोकना है। ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। दाब कुंडली महीन वायर का होगा, अधिक लपेटा कि कम लपेटा, अधिक लपेटों की संख्या में बनी होती है। ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए ऊर्जा मापी में के धारा कॉइल में तांबे की बनी क्या लगा दी जाती है, शेडिंग रिंग का मतलब एक्स्ट्रा रिंग लगा दिया जाता है। यह समाकलन यंत्र प्रारूपी होता है, समाकलन मतलब इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग मतलब पूरे दिन, पूरे महीना, पूरे साल का एक बार दिखाता है। देखो समाकलन यंत्र वह यंत्र है, समाकलन यंत्र इंटीग्रेटिंग होता है, इंग्लिश में इसे लिखो, समाकलन ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग, वह यंत्र जो पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे दिन, पूरे महीने का एक ही बार में मान दर्शाता है। पूरे दिन, पूरे महीने का एक ही बार में मान दर्शाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। हम ये कह सकते हैं, बताओ, ये एनर्जी मीटर उसी समय का मान दिखाता है कि पूरे दिन, पूरे महीने का दिखाता है। हाँ, इंटीग्रेट करना मतलब होता है बड़ा करना, इंटीग्रेट करना मतलब उसी को समाकलन कहते हैं हिंदी में। यह ऊर्जा मापी समाकलन यंत्र प्रारूपी होता है। एम्पियर आवर मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण है। एम्पियर आवर मीटर जो होता है, चला, एम्पियर आवर मीटर जो होता है, ये किसका उदाहरण है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि यह पूरे दिन, पूरे महीने का एक बार दिखाता है। ऊर्जा मापी में फ्लक्स का परिमाण और सामान्य धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से होता है। फ्लक्स मतलब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स किसके कारण जनरेट होगा, वोल्टेज और करंट के कारण, किसके कारण, कहते हैं ऊर्जा मापी में फ्लक्स का परिमाण और सामान्य धाराओं एवं वोल्टेज की वजह से बदलता है। एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मीटर में अधिकतम बल गुण तब उत्पन्न होता है जब शंट चुंबकीय फ्लक्स आपूर्ति वोल्टेज से कितना डिग्री पर हो। हम तुमको पीछे भी पढ़ाए हैं कि 90 डिग्री के कोण पर ज्यादा बल लगेगा कि कम। लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है F बराबर BIL sin थीटा, पता है F बराबर क्या होता है, BIL sin थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो इसका मान 1 होगा, क्योंकि sin 90 1 होता है। आई 1 हो जाएगा तो महत्तम हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा तो महत्तम हो जाएगा, तो कितना डिग्री पर बल गुण महत्तम होगा, कितना डिग्री पर। कहते हैं एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मीटर अधिकतम बल गुण तब उत्पन्न होता है जब शंट चुंबकीय फ्लक्स आपूर्ति वोल्टेज कितना डिग्री पर होता है,
अब ऊर्जा मीटर फिर लिख रहा है एक समाकलित उपकरण है। समाकलित बोले तो इंटीग्रेटिंग, समाकलित बोले तो इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग किसको कहते हैं? जो पूरे दिन, पूरे महीने या पूरे साल का रीडिंग एक बार में देता है, समझे? अब ओम मीटर नाम है, ओम मीटर क्या नापेगा? प्रतिरोध नापेगा। आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है? V और बटा आई, यानी वोल्टेज नापेगा, करंट नापेगा, तभी आर नापेगा, समझे? ओम मीटर, इसके द्वारा चालक का क्या नापते हैं? प्रतिरोध। ओम मीटर का उपयोग में लाने के पूर्व यह आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? चला सब चीज चेक कर लेना है। ओम मीटर अगर कोई भी मीटर यूज करते हो तो चेक कर लेना है कि जब हम इसमें कोई करंट नहीं दिया तो ये जीरो पर है कि नहीं। पता चला करंट नहीं दिया तो ये 5 पर है, ये खराब है। शून्य रीडिंग, जीरो रीडिंग चेक कर लेंगे सही है कि नहीं, समझे? क्या चेक कर लेंगे? उससे भी नहीं होगा तो इसका दोनों टर्मिनल को प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं। उस पर इसे शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे। शॉर्ट सर्किट करने पर अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब सही है, नहीं हो रहा है मतलब ये एंड्स को प्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो अगर इसे सटा के देखेंगे, अगर सट रहा है, सटने के बाद डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब सही है, नहीं है मतलब गलत। ये वो जीरो रीडिंग चेक करेंगे। जीरो रीडिंग मतलब अगर कुछ भी करंट नहीं देना तो इसका जो निडल है वो कहां होना चाहिए? जीरो पर। इस सब में चेक करेंगे, समझे? जीरो अगर मान लो जीरो प्रतिरोध है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो जीरो पर होना चाहिए, तभी सही है। अगर सटाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी सही है, समझे? कहते हैं ओम मीटर का उपयोग में लाने के पूर्व यह आवश्यक है उपयुक्त माप सीमा का चयन करें। ये चीज और ध्यान रखना, मान लो अगर ये 100 ओम तक नाप रहा है और तुम नापोगे 600 ओम तक नापाएगा, उपयुक्त माप सीमा का चयन करें कि कितना तक नाप सकते हैं, समझे? उसी हिसाब से यंत्र का प्रयोग करें। दूसरा, संकेतक को शून्य प्रतिरोध है तो समायोजित करें। जब जीरो प्रतिरोध कोई तार से नहीं जुड़ा है तब ये जीरो पर होना चाहिए। और उसके बाद कहता है उनके प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें। क्या कर लें? शॉर्ट सर्किट कर लें मतलब इसमें दोनों में तार घुसाकर हटा कर देख लें डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं। ये बोले जीरो रीडिंग चेक कर लें। दूसरा, प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट करके देख लें। और तीसरा, क्या रेंज में हमको नापना है उसी रेंज का ओम मीटर है कि नहीं ये देखें, समझे? ओम मीटर क्या नापेगा? प्रतिरोध। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ कैसा परिपथ होता है? खुला। बताओ, खुला परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? नहीं हो रहा है क्या मतलब प्रतिरोध अनंत है? प्रतिरोध अगर होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह जीरो हो गया क्या मतलब रोकने वाला अनंत है? खुला परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, नहीं होता है तो धारा का मान हो गया जीरो। आर बराबर होता है V बटा आई, तो V या बटा जीरो, V बटा जीरो बोले तो अनंत हो जाएगा। बोलो, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ कैसा परिपथ होता है? खुला परिपथ। ओम मीटर के द्वारा परिपथ का क्या नापते हैं? क्या नापते हैं? आइए होता है चलो मेगर। मेगर का काम है उच्च प्रतिरोध नापना, जैसे पृथ्वी का प्रतिरोध, जैसे कुचालक का प्रतिरोध। पिछले बार का महा वीवीआई क्वेश्चन था। मेगर नहीं है। ओम मीटर के द्वारा परिपथ का क्या नापते हैं? प्रतिरोध। अब वही अगर चलो मेगर रहेगा ना तो मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध नापते हैं। क्या नापते हैं? क्या नापते हैं? उच्च प्रतिरोध नापते हैं, कुचालक का प्रतिरोध नापते हैं, पृथ्वी का प्रतिरोध। पृथ्वी का प्रतिरोध उच्च होता है तो वो भी नापने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। निम्न प्रतिरोध को मापने के देखो, अब प्रतिरोध को नापने के लिए भी अलग अलग प्रकार का यंत्र यूज करते हैं। जैसे एक होता है केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज का काम है निम्न प्रतिरोध नापना। और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका काम है ज्ञात प्रतिरोध नापना। मेगर, ओम मीटर, उसका काम है प्रतिरोध नापना। मेगर उसका काम है उच्च प्रतिरोध या कुचालक का प्रतिरोध या पृथ्वी का प्रतिरोध नापना। सब अलग अलग है। अगर हम बात करें केल्विन ब्रिज, कौन ब्रिज? केल्विन ब्रिज निम्न प्रतिरोध नापता है। क्या नापता है? निम्न प्रतिरोध नापता है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध नापता है। उसके बाद ओम मीटर, ये प्रतिरोध नापता है। उसके बाद कौन है चला? मेगर। मेगर क्या नापता है? उच्च या पृथ्वी या कुचालक का प्रतिरोध। हो गया? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन चला लगभग 2 बार से 3 बार पूछा गया। मेगर 6 सेट में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन कि मेगर का काम क्या है? उच्च प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध या कुचालक का प्रतिरोध नापना। हो गया? देख लिया? हाँ, 9:30 कोई बात नहीं, पढ़ो। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए प्रायः किसका? केल्विन डबल ब्रिज पोटेंशियोमीटर विधि एवं आमीटर वोल्टमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। शंट फील्ड प्रतिरोध को मापने हैं तो किसका? ओम मीटर सबसे उपयुक्त युक्ति है। तुमको चला उतना घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा और क्वेश्चन इतने खत्म। यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। मेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है? उच्च प्रतिरोध नापता है, कुचालक का प्रतिरोध नापता है। बोलो ने या यूं कहें कि किसका नापता है? पृथ्वी का। तो अभी तक जितना आईटीआई लेवल पे क्वेश्चन पूछा है यही 3 लाइन पूछा है, उच्च प्रतिरोध, कुचालक का प्रतिरोध और पृथ्वी का प्रतिरोध। क्लियर है? हम जो तुमको चला शॉर्ट नोट्स देंगे उसमें मेगा का एक ही लाइन रहेगा, एकदम फिक्स है। तो वही क्वेश्चन पूछवे करता है वही पूछेगा। इसके द्वारा अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, इंसुलेशन, क्या कुचालक का प्रतिरोध मापा जाता है, मतलब उच्च नापा जाता है कि निम्न? हाँ, तो निम्न जो होता है वो माइक्रो ओम में नापते हैं, उससे ज्यादा ओम में नापते हैं, सबसे ज्यादा होगा मेगा ओम में नापते हैं। तो इसको किसमें नापेंगे? मेगा ओम बोले तो 10 to the power 6 ओम ना हो, और माइक्रो ओम बोले तो 10 to the power 6 ओम ना हो। बोले उच्च प्रतिरोध, कुचालक का प्रतिरोध, पृथ्वी का प्रतिरोध किससे नापते हैं? मेगा से। किससे नापते हैं? और यह किसमें नापता है? मेगा ओम। किलो एनर्जी मीटर किसमें नापता है? किलो वाट आवर में। किसमें नापता है? इंडक्शन प्रकार का होगा तो एसी नापेगा, और डायनामोमीटर टाइप का होगा एसी डीसी दोनों नापेगा। सही है? बोले वोल्ट मीटर, वाट मीटर की बात करें प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष है। और एनर्जी मीटर की बात करें इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो समाकलन यंत्र है, समाकलित करके पूरे दिन, पूरे महीना, पूरे साल का एक के बार दिखाता है। 1 किलो वाट आवर 3.6 वाट 6 जूल होता है। बोले जो मोटा तार होगा तो कम लपेटा, और पतला तार होगा तो अधिक लपेटा। वाट मीटर प्रत्यक्ष यंत्र है कि अप्रत्यक्ष यंत्र? अप्रत्यक्ष यंत्र, क्योंकि ये वोल्टेज नापता है, करंट नापता है, तब नापता है। बोले थैंक यू वेरी मच। कहां तक पता चला? हाँ, मेगर पढ़ना था ना। मेगर बोले तो उच्च प्रतिरोध नापता है कि निम्न? उच्च प्रतिरोध नापता है ना। मेगर उच्च प्रतिरोध नापता है। मेगर क्या नापता है? चला उच्च प्रतिरोध। कुचालक का प्रतिरोध कर सकते हैं, पृथ्वी का प्रतिरोध कर सकते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध कहिए, कुचालक का प्रतिरोध कहिए, उच्च प्रतिरोध कहिए, सब कौन नापता है? कौन
नापता है? मेगा बताओ एनर्जी मीटर का अगर एंड चेंज कर देंगे तो क्या उसकी गति बदलेगी? बदलेगी, बोलो ने। अब वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में। धारा की उपस्थिति का ज्ञान कौन करवाता है? गैल्वेनोमीटर। धारा की उपस्थिति का ज्ञान कौन करवाता है? कौन करवाता है? धारा को नापता कौन है? आमीटर। अब वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर विभव नापता है, सही है। ओम मीटर प्रतिरोध नापता है, एवीओ मीटर मल्टीमीटर जो है वो तीनों नापता है, बोलो ने। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मेगा। मेगर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चला वो यही है। कहां तक हुआ है? वोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया। वाट मीटर बताओ डीसी की शक्ति को किससे नापते हैं? वीआई। आईएसी का वीआई cos फाई, बोलो ने। एनर्जी मीटर किसमें नापता है? किलोवाट आवर में, बोलो नहीं करेगा। अगर चट्टी में छेद कर देंगे तो डैम्पिंग कम होगा कि ज्यादा? चला ये सब चीज पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए एक आध बार रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत टेक्निकल, बहुत आसान है, समझ में आ गया तो भूलेगा भी नहीं। लेकिन साफियत जो है कहोगे कि एक बार में पढ़े हमारा आ जाए, उसके लिए एक आध बार देख लेना, पलटी मार के एक बार देखोगे ना, सारी चीजें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा बहुत आसानी से। एनर्जी मीटर किसमें नापता है? रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर में। अब बताओ इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र है एनर्जी मीटर। इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र किसको कहते हैं? जो पूरे दिन, पूरे महीना या पूरे साल का एक बार नाप के देता है, याद है? वाह। ओम मीटर क्या नापता है? प्रतिरोध। अब मेगर क्या नापता है? चला अब बताओ मेगर किसमें नापेगा? मेगा ओम में नापेगा। मेगा तो ज्यादा प्रतिरोध नापना है, तो ज्यादा जब भी नापते हैं मेगा में नापते हैं, कौन जब भी नापेंगे माइक्रो में नापेंगे। ज्यादा जब भी नापेंगे मेगा, कौन जब भी नापेंगे माइक्रो। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले, पहले पूछा जाता था, अब तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। एक माइक्रो एम्पियर सबसे छोटा, मिली एम्पियर उससे बड़ा, बोलोगे एम्पियर सबसे बड़ा, क्योंकि माइक्रो के बदले होता है 10 टू द पावर -6, मिली के बदले होता है 10 टू द पावर -3, बोलोगे। तो सबसे बड़ा कौन है? एम्पियर। उससे छोटा कौन है? मिली एम्पियर। उससे छोटा कौन है? माइक्रो एम्पियर। क्लियर है? उसी तरह माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, वोल्ट, सही है। अगर मेगा जब भी नापेगा ये उच्च नापता है, ये मेगा वोल्ट में नापता है। मेगा बोले तो 10 टू द पावर 6 वोल्ट, कितना वोल्ट? ये मेगा वोल्ट में नापता है, और ये उच्च प्रतिरोध, कुचालक का प्रतिरोध, इंसुलेटर का प्रतिरोध नापता है। यही मेनली पूछा जाता है इसका कि यह इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का प्रतिरोध नापा जाता है, या यूं कहें कि उच्च प्रतिरोध नापा जाता है। क्या नापा जाता है? उच्च प्रतिरोध नापा जाता है। क्या नापा जाता है? उच्च प्रतिरोध नापा जाता है। या किसमें नापता है? मेगा ओम। किसमें नापता है? मेगा ओम में नापता है। किसमें नापता है? चला मेगा ओम में नापता है। अब मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, ध्रुवता मतलब प्लस माइनस, ध्रुवता मतलब पोल, पोलैरिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। पोल बोले तो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। कहते हैं मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट तथा भू परीक्षण किया जाता है। अर्थ दोष निकाला जाता है। कैसे निकालिएगा अर्थ दोष? अर्थ दोष मान लो चला कि जमीन के अंदर से कोई तार गुजर रहा है ना, और कहीं पर ये जो है लीक कर गया, मतलब कहीं पर ये ओपन हो गया और पृथ्वी में सट गया। तो सट गया तो बताओ यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध निकलेगा वो प्रतिरोध का मात्रा कम निकलेगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ सटाएंगे मेगर को, यहाँ तो पृथ्वी का प्रतिरोध लेने लगेगा, तो प्रतिरोध हमको उच्च दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? उच्च दिखाएगा। समझ लेंगे यहीं पर अर्थ ले रहा है, कितने दूर खोदना पड़ेगा। अनंत यहाँ से वहाँ पता चला कहीं अर्थ ले रहा है, बेंगलोर खोदना शुरू कर, यहाँ से दिल्ली तक। वैसा नहीं करेंगे हम लोग, लंबी लंबी दूरी पर टेस्टिंग करेंगे कि कहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है ये ड्रॉप हो रहा है। इधर वोल्टेज कम होगा, इधर वोल्टेज नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ तक सप्लाई सही जा रहा है। तो एक बार हम यहाँ देख लेंगे, एक बार फिर थोड़ा दूर आगे बनारस चेक कर लेंगे, फिर उधर लखनऊ चेक कर लेंगे, फिर उधर इलाहाबाद जाते हुए फिर उधर आगे पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर उसके बाद छोटा छोटा सेक्शन लेंगे तब पता चलेगा कि कहाँ पर हमारा अर्थ ले रहा है। तो अर्थ टेस्टिंग के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ लगाएंगे ना मेगर को, प्रतिरोध आना धूम दिखाने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी का प्रतिरोध नाप लेगा, बोलेंगे। तो कहते हैं इसका उपयोग क्या चीज में करते हैं? चला मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट, मतलब कहीं पर शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, या भू परीक्षण किया जाता है। मेगर में नियंत्रित आघूर्ण कॉइल द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ चला ये कॉइल है, इसी के द्वारा हम लोग नियंत्रित बलाघूर्ण, नियंत्रित मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क। कौन टॉर्क? पहले होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फिर होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, फिर क्या होगा? डैम्पिंग टॉर्क, बोलेंगे। पहले कौन टॉर्क? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसके बाद कौन टॉर्क? कंट्रोलिंग टॉर्क, उसके बाद कौन टॉर्क? कौन टॉर्क? मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट तथा भू परीक्षण किया जाता है। मेगर में नियंत्रित आघूर्ण कॉइल द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? कॉइल के द्वारा नियंत्रित आघूर्ण प्रदान किया जाता है। 250 वोल्ट स्थापना परीक्षण के लिए कितना मेगावोल्ट? 50 मेगावोल्ट होना चाहिए। सॉरी 500 मेगावोल्ट, 250 अगर आपको टेस्ट करना है तो कितना मेगावोल्ट होना चाहिए? 500। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है? 50 मेगा ओम बटा निर्गमों की संख्या। अगर लाइन की तार की संख्या 2 है तो 50 मेगा ओम बटा 2 से कम नहीं होना चाहिए। बट सबको याद रखना नहीं मानना। एक विद्युत केतली में अर्थ दोष के परीक्षण पर मेगर की रीडिंग 0 है तो यह शरीर से छूने पर कौन सा सिग्नल दर्शाएगा? क्योंकि चला तुमको पता होगा कि न्यूट्रल में धारा का प्रवाह नहीं है। अगर रीडिंग तुमको कोई भी केतली है उसमें अर्थ दोष के परीक्षण पर मेगर की रीडिंग अगर 0 है तो मतलब वो कैसा व्यवहार कर रहा है? लाइन के जैसा कि न्यूट्रल के जैसा? न्यूट्रल के जैसा, तब उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। मेगर इंसुलेशन परीक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलेटर का परीक्षण टेस्टिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मेगर। अतः मेगर में डायल पर चिह्नित की गई माप श्रेणी अंतस्थ से कितनी होती है? सुनियो, जब भी कोई रीडिंग स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। जब एक विद्युत आवरण को मेगर पर टेस्ट करते हैं तो मेगर का पठन अनंत होता है। यह सूचित करता है कि आपूर्ति टर्मिनल कैसा हो गया? शॉर्ट सर्किट। अगर मेगर का प्रतिरोध अनंत है तो मतलब टर्मिनल कैसा हो गया? कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। मेगर का प्रयोग करते समय एक साथ दोनों सिरों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए चला क्योंकि हाई वोल्टेज और उच्च प्रतिरोध को नापता है। अगर उच्च प्रतिरोध हो जाएगा तो स्पार्किंग आग लगने का खतरा ज्यादा है। इसे सटा के इसको चेक नहीं करना चाहिए। गैल्वेनोमीटर वगैरह चेक कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत कम के लिए यूज होता है। अब मल्टीमीटर देख लो चला, नाम है मल्टीमीटर, इसको हम लोग एवीओ मीटर भी कहते हैं। कौन मीटर कहते हैं? एम्पियर, वोल्ट और ओम मीटर। कौन मीटर कहते हैं? एम्पियर, वोल्ट और ओम मीटर। यानी ये धारा भी नापेगा, वोल्टेज भी नापेगा, प्रतिरोध भी नापेगा। मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं नाप सकते। क्या क्या नाप सकते हैं? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। एम्पियर, वोल्ट, ओम, ये तीन वो चीज हम लोग नाप सकते हैं। मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं मापा जा सकता
इसे एवियोमीटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिशियन का यह सबसे महत्वपूर्ण हथियार है क्योंकि ये तीनों चीजें नाप देता है। क्या क्या? हम एम्पियर, वोल्टेज और प्रतिरोध। एम्पियर, वोल्ट और ओम, ये तीनों चीज नापता है एवियोमीटर। ऐसे नहीं तो तुमको तीनों अलग अलग यूज करना होगा। ये जो मल्टीमीटर यूज करोगे ये इसमें तीनों एक के बारे में नापा जाएगा। इसके द्वारा धारा, विभव और प्रतिरोध तीनों की माप ली जाती है। या एसी डीसी दोनों को मापता है। इसके प्रचालन के लिए कितना की जरूरत है? मिनिमम 9 वोल्ट डीसी सप्लाई की जरूरत है, मिनिमम। डीसी सप्लाई क्यों? क्योंकि इसको कहीं भी आप ले जाकर नाप सकते हैं, अलग से इसमें तार घुसाने की आवश्यकता नहीं। तार जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा इसके लिए अलग से तार देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 9 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ रहेगा। इसके सेलेक्टर स्विच, सेलेक्टर मतलब चला जब तुमको एम्पियर नापना है तो एम्पियर वाला पे सेलेक्ट करके स्विच को ले जाओ। जब तुमको वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज वाला पे ले जाओ। जब तुमको प्रतिरोध नापना है तो प्रतिरोध पे ले जाओ। अगर सेलेक्टर स्विच की स्थिति प्रतिरोध के मान के अनुसार बदली जाती है। लिख लो एक सेलेक्टर स्विच अलग अलग पैमाने नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेलेक्टर स्विच अलग अलग पैमाने नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा इंटीग्रेटेड प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील एवं शुद्ध होता है। इंटीग्रेटेड मतलब वही हो गया समाकलित प्रकार का जो एक साथ करंट को दर्शाता है, वोल्टेज को दर्शाता है या प्रतिरोध को। यह एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन के लिए सबसे आवश्यक यंत्र है। लिख लो क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह प्रतिरोध भी नापता है, वोल्टेज भी नापता है और प्रतिरोध धारा भी नापता है। यदि इसकी बैटरी कमजोर हो तो कम रीडिंग देगा कि ज्यादा रीडिंग देगा? सबको पता है बैटरी कमजोर होगा तो कम रीडिंग देगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज मापते समय मल्टीमीटर कौन मान देगा? आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है चला रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ये जो मल्टीमीटर नापेगा देखो करंट अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है औसत करंट, एक होता है आरएमएस करंट, एक होता है पीक करंट, शिखर मान, करंट का शिखर मान, करंट का औसत मान, करंट का आरएमएस मान। तो कोई भी यंत्र जो नापेगा वो क्या नापेगा? आरएमएस मान। आरएमएस मान ये बताता है कि यह कितने मान वाले डीसी के बराबर है। इसे आप पढ़िएगा अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या नापेगा? फ्रीक्वेंसी नापेगा। फ्रीक्वेंसी मीटर क्या नापेगा? आवृत्ति नापेगा। या आवृत्ति किसका होता है? एसी का कि डीसी का? डीसी का ना होता है। डीसी की आवृत्ति होती है 0। कितनी होती है? इसके द्वारा एसी स्रोत की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। किसकी फ्रीक्वेंसी मापी जाती है? यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। आप बताइए, ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है लेकिन आवृत्ति को बदलता है क्या? इसका मतलब वोल्टेज के घटने बढ़ने से इस यंत्र के फ्रीक्वेंसी मीटर पर कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वोल्टेज घटने बढ़ने से फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता। यह यंत्र हाफ चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पड़ता। क्योंकि चला हाफ चक्र का मतलब हुआ ये हुआ आधा चक्र। कितना हुआ? कितना हुआ? आधा चक्र। इससे कम नहीं नापेगा क्योंकि चला एक कम से कम आधा चक्र ही नापे करेगा, नहीं तो पूरा चक्र नापेगा। अप्स एंड डाउन्स एक सेकंड में जो होता है उसे आवृत्ति कहते हैं। या तो एक पूरा अप दे दो या तो एक पूरा डाउन, लेकिन कम से कम एक पूरा अप आधा हुआ, एक पूरा कितना हुआ? आधा। या तो आधा अप दे दो या आधा डाउन। ये मिनिमम एक अप या मिनिमम एक डाउन होगा तभी नापेगा, नहीं तो नहीं नापेगा। क्योंकि आवृत्ति का डेफिनेशन है एक सेकंड में जितना बार अप डाउन होगा उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए? हाफ। सीआरओ इसका फुल फॉर्म भी पूछता है चला, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या कहते हैं इसको? चला इस टाइप का यंत्र देखें हॉस्पिटल में, देखें सीआरओ जो होता है ये लगाया जाता है आईसीयू वगैरह में। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा डीसी अथवा एसी विद्युत राशियों के तरंग आवृत्ति पर्दे पर स्पष्टता देखी जा सकती है। यह बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब हृदय के धड़कन में, कंपन में, अप डाउन में जरा सा कभी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुमको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने देखा रे बोले भी तो तुमको सिनेमा समय दिखाते रहता है, इसे चलते रहता है। तो कहते हैं अगर ये बहुत सेंसिटिव होता है, जरा सा अप डाउन होगा ना, इसमें बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन तुमको दिखाई देगा। तो पता चला अप डाउन हो रहा है, तुम अगर लगा के नहीं रखे हो कि नापने वाला यंत्र जो फ्रीक्वेंसी को नाप ले, तब जब तक तुम नापोगे ब्लड प्रेशर वाला बांध के फुला के, तब तक मरीज जो है चल देगा। इसलिए इसमें कहते हैं आईसीयू में है। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब एकदम आपकी हर इंटेंसिटी का ध्यान रखेगा, केयर करेगा। उसी यूनिट को इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, जो आपकी शरीर की इंटेंसिटी को, खास करके मेनली हार्ट को और ब्रेन को, उसकी इंटेंसिटी को ये कंट्रोल करता है। सीआरओ से सीधे शक्ति नहीं नाप सकते हैं तथा वोल्टेज और धारा और आवृत्ति को सीधे मापा जा सकता है। सीआर पावर तो ऐसे भी चला डायरेक्ट नहीं नापेंगे। पावर तब नापेंगे जब वोल्टेज और किसको नापेंगे? पावर डायरेक्ट नाप सकते हैं क्या? कहता है शक्ति को सीधे नहीं मापा जा सकता तथा वोल्टेज, धारा और आवृत्ति को सीधे मापा जा सकता है। सीआरओ में ट्रिगर लेवल नॉब का कार्य चुने गए चैनल के क्षेत्र में अस्थिर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल के स्तर को बदलना। ये सब जो नॉब है चला, इसका काम है सिग्नल के स्तर को क्या कर देना, बदलना। मतलब आप कितना अप्स एंड डाउन्स को चेक करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि मरीज कितना सेंसिटिव है। जैसे चला अगर थोड़ा सा भी अगर मरीज नॉर्मल है, हम वोल्टेज के लेवल को कम रखेंगे, मतलब तब ज्यादा धड़केगा तब इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अगर मरीज एकदम कोमा में है तो एकदम इसको हाई वोल्टेज देकर रखेंगे ताकि थोड़ा सा भी धड़के इसमें ज्यादा सेंसेशन दिखाई दे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ में ज्यादातर एक्वा डॉट कोटिंग का प्रयोग अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने हेतु किया जाता है। सीआरओ का उपयोग 1 गीगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति पूछेगा, हाईलाइट कर कितना हर्ट्ज तक? सीआरओ 1 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति तक नापता है। गीगा 10 के पावर 9, नैनो हो गया 10 के पावर -9। जब साइनसॉइडल मतलब जानता है चला, ये हो गया साइन वेव की कॉस वेव, इक्वल वेव है। अगर ऐसा होगा तो यह कॉस वेव, अगर ऐसा होगा यह टेन वेव। बोले साइन कॉस टेन। जब साइनसॉइडल वोल्टेज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेट पर क्रमशः प्रदान किया जाता है तो सीआरटी बोले तो कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन पर प्रदर्शित पैटर्न की प्रवृत्ति लीसाजुअस पैटर्न कहलाती है। पूछता है चलो कि सीआरओ में जो पैटर्न होता है वो कैसा पैटर्न होता है? लीसाजुअस पैटर्न होता है। लीसाजुअस पैटर्न का प्रयोग फेज व फ्रीक्वेंसी मापने हेतु किया जाता है। महामेडिया यही है लीसाजुअस पैटर्न, जिसका उपयोग हम लोग फ्रीक्वेंसी मापने के लिए मिलकर करते हैं। सीआरओ में काल आधारित संकेतक ज्या वक्रीय होता है। ज्या वक्रीय मतलब साइनसॉइडल। आप कुजिया बोले तो कोसाइन, इसको हाईलाइट करो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इंडक्शन मीटर, इंडक्शन मतलब वह मीटर जो प्रेरण पर आधारित हो, किस पर आधारित हो, उसका रेंज कितना एम्पीयर है? 1 सेकंड। बीओटी बोले तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट।
एक बीओटी बराबर होता है चला 746 वाट घंटा। जैसे हम कहते हैं 1 एचपी बराबर कितना वाट, 746 वाट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बराबर होता है। यदि चल कुंडली धारा मापी में डीसी पाइप में संयोजित करके उसके संयोजन को अंतर बदल कर दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेपित हो। पता चला प्लस को माइनस को प्लस कर दो, दिशा बदलेगा नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। खाली एक जगह नहीं बदलेगा, कहां एनर्जी मीटर कहां नहीं बदलेगा। उसके लिए वहां एक्स्ट्रा कॉइल लगाया जाता है। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल पैदा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? ईडी करंट अवमंदन विधि महा में भी आया। सबसे ज्यादा पॉपुलर है ईडी करंट। ईडी करंट चला एक प्रकार का लॉस है जिसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। डायनोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा कुंडलियों में क्या रखा जाता है? अस्थिर रखा जाता है। वोल्टमीटर में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अमीटर में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए कोण प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। एम्पीयर घंटा मीटर में संचालन के लिए कोण प्रभाव, रासायनिक। वोल्टमीटर में हम लोग विद्युत स्थैतिक प्रभाव, अमीटर में ऊष्मीय प्रभाव और एम्पीयर घंटा मीटर में कोण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव का उपयोग करते हैं। स्प्रिंग नियंत्रण मीटर सेंसिटिव होता है। सुग्राह्य मतलब सेंसिटिव, मतलब बहुत कम अगर तुम करंट में चेंज लाओगे तो उसके डिफ्लेक्शन में बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगा। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्प्रिंग चला जब डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसको फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पीजोमीटर का उपयोग बहुत कम दाब मापने के लिए बहुत ज्यादा ये होता है। चला पीजोमीटर, पीजोमीटर के द्वारा ही हम लोग अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं। दाब विद्युत प्रभाव का नाम सुना है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो पीजोमीटर से हम लोग बहुत कम दाब को मापते हैं। आई होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके द्वारा हम लोग पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं। अगर पीजोमीटर से क्या नापते हैं? बहुत कम दाब। ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो जैसे अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? धारा। वोल्टमीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज। वैसे पीजोमीटर से क्या नापते हैं? बहुत कम दाब। आई पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, इसका हिंदी होता है दाब विद्युत प्रभाव। आई होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये क्या चला? दाब विद्युत प्रभाव। कौन प्रभाव चला? दाब विद्युत प्रभाव। तो पीजोमीटर का उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं? बहुत कम दाब नापने के लिए। नियंत्रित टॉर्क के लिए कौन विधि प्रायः प्रयोग किया जाता है? स्प्रिंग कंट्रोल। दो विधियां चलाए हुए, स्प्रिंग कंट्रोल है, ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल खड़ी अवस्था में कि पड़ी अवस्था में? तो हमेशा खड़ा करके यंत्र से नापना संभव है क्या? इसलिए मेनली हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्प्रिंग नियंत्रण विधि। ग्रेविटी नियंत्रण विधि पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? ग्रेविटी नियंत्रण विधि पर सिर्फ भार का प्रभाव पड़ता है। अब बताओ गर्म वस्तु हो कि ठंडा वस्तु हो, गिरा देंगे ग्रेविटी कैसे गिरवे करेगा? इसका मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, इस पर तापमान का कोई असर नहीं। ऐसा नहीं गर्म करने तो ऊपर चला जाएगा, ठंडा करने तो नीचे चला जाएगा। कहते ग्रेविटी नियंत्रण विधि पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं। ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है, इसे किस स्थिति में रखना होता है? कौन स्थिति में? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना होता है। देखो स्प्रिंग कंट्रोल को नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें ग्रेविटी कंट्रोल में समस्या क्या है? इसको सिर्फ खड़ी अवस्था में कर सकते हैं। तो प्राय हम लोग कौन कंट्रोल यूज करते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल की ग्रेविटी कंट्रोल? स्प्रिंग कंट्रोल। प्राय डायनेमो प्रकार का वाट मीटर डैम्पिंग टॉर्क किसके द्वारा? वायु घर्षण के द्वारा लगाए जाते हैं। डैम्पिंग टॉर्क मतलब थरथराहट को कम करने वाला टॉर्क। शक्ति गुणक मापी का कार्यप्रणाली में नियंत्रण प्रणाली नहीं होता है। शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर मापी की कार्यप्रणाली में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चला पावर फैक्टर 1 से कम में होता है। 1 से कम के लिए या बहुत कम के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं लगाते। पीएमएमसी लिखना, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। अच्छा देखो इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी बोले तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। मीटर मल्टीमीटर में लगाया जाता है। तो परमानेंट मैग्नेट है, इसको करंट देने की आवश्यकता है अलग से। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। अलग क्या लिखे हो? पीएमएमसी का फुल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। धारिता मापने के लिए देखो चला, एक होता है डीएसडब्ल्यू, एक होता है एमएचए। आई को हम पीछे आपको बताएं। केल्विन ब्रिज का काम क्या है? निम्न प्रतिरोध नापना। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है? अज्ञात प्रतिरोध नापना। अमेरिका का काम क्या है? उच्च प्रतिरोध नापना। वैसे ही चला धारिता नापने के लिए भी ब्रिज है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, वैसे ही धारिता नापने के लिए, कैपेसिटी नापने के लिए, कैपेसिटी नापने के लिए या क्या नापने के लिए? कैपेसिटी नापने के लिए यानी धारिता नापने के लिए या प्रेरकत्व नापने के लिए, इंडक्शन, प्रेरण, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चला डीएसडब्ल्यू। इसके लिए यूज करते हैं एमएचए। बोले डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए, बोले जल्दी से डीएसडब्ल्यू एमएचए, डीएसडब्ल्यू एमएचए। डी बोले तो डिसॉर्टी, एस बोले तो शेयरिंग, एस बोले तो क्या? शेयरिंग। डब्ल्यू बोले तो वीन ब्रिज, एम बोले तो मैक्सवेल, एच बोले तो हेज, एस एमएचए ना रे एंडरसन। डिसॉर्टी, शेयरिंग, वीन, मैक्सवेल, हेज, एंडरसन। बोलो हाँ। डिसॉर्टी की अगर बात करें, शेयरिंग या वीन, मैक्सवेल, हेज और एंडरसन। तो डीएसडब्ल्यू एमएचए का जो मामला है, डिसॉर्टी ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज और वीन ब्रिज। वीन ब्रिज से हम लोग आवृत्ति भी नापते हैं। क्या नापते हैं? आवृत्ति भी नापते हैं। और डीएसडब्ल्यू आपको याद रखना है, एमएचए भी याद रखना है। नहीं याद है ना, आपको याद रखना सी के बाद ना होता है डी। तो कैपेसिटी नापने के लिए डीएसडब्ल्यू, एमएचए तब किसके लिए? प्रेरण नापने के लिए, प्रेरकत्व नापने के लिए। तो कहते हैं धारिता मापने के लिए निम्न ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका? डीएसडब्ल्यू। डी बोले तो डिसॉर्टी, शेयरिंग और वीन ब्रिज। वीन ब्रिज से आवृत्ति भी नापते हैं। वीन ब्रिज का उपयोग करके क्या नापते हैं? आवृत्ति भी नापते हैं। वीन ब्रिज से चला क्या नापते हैं? वीन ब्रिज से क्या नापते हैं? वीन ब्रिज से आवृत्ति भी नापते हैं। डीएसडब्ल्यू एमएचए याद रखना है। अगर कहेगा प्रतिरोध नापने के लिए कहेंगे केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। याद होगा पीछे हमने पढ़ाया था। कौन कौन ब्रिज? केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। कहता है आप प्रेरकत्व नापने के लिए हम किस ब्रिज का उपयोग करते हैं? एमएचए। एमएचए बोले तो मैक्सवेल, हेज और एंडरसन। तो ये बोलते देखो प्रतिरोध नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं केल्विन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, अमेगर, तीनों यूज करते हैं। और वैसे ही हम लोग धारिता नापने के लिए डिसॉर्टी, शेयरिंग और वीन, आप प्रेरकत्व नापने के लिए मैक्सवेल, हेज और एंडरसन। सही है ना?
प्रेरक तत्व नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एमएचए का। वीन ब्रिज जो है इसके हम लोग क्या नापते हैं? आवृत्ति भी नापते हैं। क्या नापते हैं? कम प्रतिरोध के लिए किसका उपयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। किसका किसका आप बताओ। फ्रीक्वेंसी मीटर में वोल्टेज अप डाउन का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज अप डाउन से आवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम सीआरओ की बात करें, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, तो कम वोल्टेज देंगे तो कम रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मेगर का काम क्या है? उच्च प्रतिरोध नापना। क्या नापना? मल्टीमीटर का काम है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों नापना। मिनिमम कितना वोल्ट का बैटरी चाहिए? 9 वोल्ट। और उसके आप प्रूफ को आपस में शॉर्ट सर्किट करके देखेंगे देखेंगे। और मेगर की अगर बात करें तो अगर उसका बैटरी डाउन हो जाएगा तो रीडिंग कम देगा कि ज्यादा? क्या देगा? और वीन ब्रिज क्या नापेगा? आवृत्ति। वीन ब्रिज क्या नापेगा? वीन ब्रिज का काम है चला आवृत्ति को क्या करना। मल्टीमीटर का पीएमएमसी मीटर है। अब पावर फैक्टर की कार्यप्रणाली में कंट्रोलिंग टॉर्क होता है कि नहीं होता? शक्ति गुणक मापी में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता। टॉर्क कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। मेनली हम लोग ईडी करंट लॉस का उपयोग करते हैं डैम्पिंग टॉर्क को क्या करने के लिए? कम करने। क्या करने के लिए? डैम्पिंग सबसे बढ़िया विधि वही है। बताओ स्प्रिंग कंट्रोल विधि यूज करते हैं मेनली कि ग्रेविटी कंट्रोल विधि? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल विधि सिर्फ खड़ी अवस्था में काम करे। बताओ तापमान का असर ग्रेविटी कंट्रोल पर पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के कारण कोई भी चीज नीचे ऊपर नहीं आता है, वो उसके द्रव्यमान या भार के कारण नीचे ऊपर आता है। मल्टीमीटर की अगर बात करें, टेक्नीशियन का सबसे प्रमुख हथियार क्या है? मल्टीमीटर। क्या है? एक बार चलो सुन लोगे ना, जिधर दिमाग में ये एडजस्ट होने वाला चीज। क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हो, लेकिन कंडीशन वही है कि एक बार आपको सुनना पड़ेगा। कुछ लाइन से है यूज है डिप्लोमा में, लेकिन दे दिया हम लोग यहाँ काहे दिए हैं, तुम काहे दिए हैं, वही किताब को मोटा करने चक्कर कि ईमानदारी से बता रहा एज ए टीचर। नहीं तो सीधे ना बच्चा एकदम दिमाग में एडजस्ट कर। देखो हल्ला बाबू के 700 पन्ना, चिल्ला बाबू के 300 पन्ना, मेरा बस चले तो 60 पन्ना। मतलब जो यूज का है, जबरदस्ती आईटीआई वालों की चीजें पढ़नी है, डिप्लोमा वाली चीजें पढ़नी। लिखना है तो बोलो तो टीटेक वाला मटेरियल पढ़ना कल से जगह कोई काम नहीं। अब तुम्हारा एकदम महावीवीआई क्वेश्चन में मेगर क्या करता है? उच्च प्रतिरोध बनाता है, उचाला का प्रतिरोध बनाता है। अब जबरदस्ती हम तरह की पढ़ाएंगे मेगर जो है ना, अर्थ दोष को भी नापता है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना है। ये पढ़ना किधर? डिप्लोमा में। लेकिन क्वेश्चन डिप्लोमा वाला भी कहीं घूम रहा है और तुम हमसे नहीं बना, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं तो चला रियल में अगर पूछो तो तुम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। वही बात है। थैंक यू वेरी मच। वहां तक हुआ था। टीएसडब्ल्यूएमएचए हो गया था। प्रतिरोध को सटीकता से नापने के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का उपयोग करते भी हो गया था। यहाँ से यहाँ से टीएसडब्ल्यूएमएचए तक कोई दिक्कत ना है। टीएसडब्ल्यू क्या नापता है? धारिता। एमएचए क्या नापता है? प्रेरकत्व। बोलेंगे केल्विन ब्रिज क्या नापता है? निम्न प्रतिरोध। क्या नापता है? वीन ब्रिज का उपयोग आवृत्ति नापने के लिए भी करते हैं। बोलेंगे मेगा का काम क्या है? उच्च प्रतिरोध नापना। मेगा का काम क्या है? मेगा का काम क्या है? उच्च प्रतिरोध नापना। हाँ, अब कहते हैं चला कि प्रतिरोध की सटीकता से नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। या निम्न प्रतिरोध नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। विस्थापन को मापने हेतु रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विस्थापन को नापने के लिए, विस्थापन मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को मापने के लिए हम लोग रैखिक परिवर्ती विभेदक ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। कहता है किसी वोल्ट मीटर में संवेदनशीलता किसमें होता है? ओम प्रति वोल्ट में मापा जाता है कि कोई भी वोल्ट मीटर कितना ज्यादा सेंसिटिव है, वो नापते हैं हम लोग ओम प्रति वोल्ट में कि कितना ओम पे कितना वोल्टेज नाप रहा है, कितना ओम पे कितना वोल्टेज नाप रहा है। प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एकमात्र उपयुक्त मीटर स्थायी चुंबक प्रकार का होता है। ये बता स्थायी चुंबक क्या होता है? अस्थायी चुंबक जिसमें धारा का प्रवाह हो नहीं हो, चुंबकत्व गुण रहेगा। अस्थायी चुंबक जिसमें धारा का प्रवाह हो तो चुंबकत्व होगा, धारा का प्रवाह ना हो तो चुंबकत्व नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए हम लोग अस्थायी चुंबक प्रकार का प्रयोग करते हैं।
टेकोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सांप की चाल के लिए यूज किया जाता है, किसी भी सांप की चाल हम लोग ये टेकोमीटर के द्वारा, ये जो टेकोमीटर है ये हम किसी भी सांप की चाल का निर्धारण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेकोमीटर आरपीएम में गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा टेकोमीटर, टेकोमीटर सांप की चाल के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर सांप की चाल के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चला कहते हैं एलवीडीटी। एलवीडीटी होता है लीनियर वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। फुल फॉर्म पूछता है एलवीडीटी का, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो क्या कहते हैं हम लोग एलवीडीटी, वहीं पर लिखो एलवीडीटी। एलवीडीटी क्या होता है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। एक विस्थापन ट्रांसड्यूसर भी है। जो काम चला ट्रांसफॉर्मर का वही काम यहाँ पे किसका होता है? ट्रांसड्यूसर का। लेकिन खाली फुल फॉर्म याद रखो। इधर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जानते हैं? ये माइक्रोफोन है क्या? ये माइक्रोफोन विद्युत ध्वनि का परांतंत्रित होते हैं या ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत, हम जो इसको ध्वनि ऊर्जा देते हैं उसको किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मेगर का प्रयोग करते समय एक लीड को दोबारा स्पर्श करने से बचना चाहिए। इसका जो ये लीड है, चला ये दोनों लीड है, इसको दोबारा स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको स्पर्श करते हैं इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। अब प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो स्पार्क लगने की संभावना है। कहते हैं प्रेरण मीटर का प्रयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जाता, क्योंकि हम बोले थे प्रेरण की घटना किसमें होती है? एसी में। किसमें होती है? इसलिए डीसी में प्रयोग नहीं करते। किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन धारा ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। एक दो प्रकार का ट्रांसफार्मर पढ़ाए थे, वो सीटी, वो पीटी। करंट ट्रांसफार्मर, एगो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। याद है? करंट ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन यूज किया जाता था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में स्टेप, माने करंट ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, करंट के मान को कम और वोल्टेज के मान को ज्यादा किया जाता था, स्टेप अप। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को कम और करंट को ज्यादा, तो स्टेप डाउन। किसी उच्च वोल्टेज लाइन में धारा का मापन धारा ट्रांसफार्मर द्वारा किया जाता है। अमीटर के संट का कार्य धारा को क्या करना है? ये जो चला ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? संट। संट का काम क्या है? धारा को बाईपास नहीं करना। संट का प्रतिरोध कम की जाते कम होता है। धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली सदैव बंद रखा जाता है ताकि उच्च वोल्टेज उत्पन्न ना हो सके। बंद रखेगा तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, हाई वोल्टेज वहां जनरेट नहीं होगा। ताप विद्युत युग्म की मदद से किसको नापते हैं? वोल्टेज को या करंट को भी मापते हैं। ताप विद्युत युग्म क्या है? जब हम दो तार को लेते हैं, एगो ले लो एल्युमिनियम का, एगो ले लो किसका? कॉपर का। एक जंक्शन को कर दो हॉट, एक जंक्शन को क्या कर दो? कूल। तो इसमें जो आप अमीटर या वोल्टमीटर लगाओगे तो इसको जब एक जंक्शन दो तार ले लो, एक को हॉट और दूसरे को क्या कर दो? कूल। तो जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो गर्म करने के बाद इधर सीधा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसको हम लोग कहते हैं सीबेक इफेक्ट, वन इफेक्ट। और इसको हम कहते हैं ताप युग्म। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि हॉट कूल कर रहे हैं तो ताप हो गया, युग्म दो अलग अलग तार का जोड़ा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप युग्म। ताप युग्म लिख लो, सीबेक प्रभाव पर काम करता है। ताप युग्म सीबेक प्रभाव पर काम करता है, कार्य करता है। ताप युग्म थर्मोकपल बोलते हैं इंग्लिश में। सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। ये तू बोले तो ब्रिज। अभी हम लोग पढ़े ना व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? क्या प्रतिरोध नापता है? केल्विन ब्रिज क्या करता है? निम्न प्रतिरोध नापता है। तो ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रक आवश्यक है, क्योंकि तापमान के अंतर के कारण प्रतिरोध में क्या आ जाएगा? अंतर। क्योंकि चला प्रतिरोध समानुपाती किसके होता है? ताप के। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और ताप घटेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। किसी यंत्र की सेंसिटिविटी अभी तुरंत बताया किसमें नापते हैं? कितना नापते हैं? ओम पर वोल्ट में आता है। वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर में दो कुंडलियों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से कितना डिग्री पर होते हैं? समकोण। पिछला एक फ्रीक्वेंसी मीटर है जिसमें दो कुंडलियों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। पावर फैक्टर मीटर, यानी पावर फैक्टर मीटर मतलब क्या नापता है? ये cos phi क्या नापता है? ये गतिशील क्षेत्र को उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु से तैयार किया जाता है ताकि प्रेरित धाराओं को क्या किया जा सके? उच्च प्रतिरोध होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब प्रतिरोध कम होगा, धारा का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उपकरण ट्रांसफार्मर के बर्डन, बर्डन मतलब भार को एपरेंट शक्ति VI से व्यक्त करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है, जो उसका बर्डन होता है, उसको हम लोग आभासी शक्ति V × I से प्रदर्शित करते हैं। आप पढ़े होंगे P बराबर क्या होता है फॉर्मूला। ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है पावर का, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? VI से व्यक्त किया जाता है। क्यू मीटर, वन मीटर कुंडलियों के गुणधर्म को क्या करता है? मापता है। कोई भी कॉइल है उसका जो गुणधर्म है उसको नापता है, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो। धारा परिणामित्र में उत्तेजक धारा के कारण अनुपात त्रुटि होती है। अगर कोई धारा परिणामित्र है, यानी करंट ट्रांसफार्मर है, कौन ट्रांसफार्मर है? इसमें अगर उत्तेजक धारा के कारण, उत्तेजक मतलब एक्स्ट्रा धारा पैसा देते हैं जिससे उसमें उत्तेजना आ जाएगी, तो उत्तेजना एक प्रकार का क्या है? अनुपात त्रुटि है। अगर मान लीजिए कोई करंट ट्रांसफार्मर है जो अमीटर में लगा हुआ है, पीछे हम पढ़ाए हैं, करंट ट्रांसफार्मर अगर अमीटर में लगा हुआ है और आपने उसको करंट दिया एक्स्ट्रा, तो उत्तेजना होगी। उत्तेजना होगी तो एक प्रकार की क्या है? त्रुटि है। एक्स्ट्रा करंट एक प्रकार की त्रुटि होती है जिससे उसमें उत्तेजना आती है। नापने का एक, नापेगा दो, नापने का दो, नापेगा तीन। एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर कहिए या ट्रांसफार्मर कहिए, या एक विस्थापन ट्रांसड्यूसर है। इससे वोल्टेज यांत्रिक विस्थापन के रूप में मापते हैं। अभी तुरंत पढ़ाए थे टेकोमीटर का प्रयोग क्या नापने में? आरपीएम, आरपीएम किसका? शाफ्ट का। मैक्सवेल सेतु का प्रयोग, मैक्सवेल सेतु से क्या नापते हैं? ब्रायन चला एमएचए, एम क्या है? मैक्सवेल, हेज, एंडरसन, ये क्या है? प्रेरकत्व नापता है रे। तो मैक्सवेल सेतु से क्या नापते हैं? क्या नापते हैं? मैक्सवेल सेतु से प्रेरण नापते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण के तापक्रम में थर्मोस्टेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बताओ थर्मोस्टेट का काम क्या है? ताप को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करना। मशीन के ताप वहां में भी है। मशीन के ताप को कौन नियंत्रित करता है? थर्मोस्टेट। और शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अस्थिर विद्युत यंत्र एसी और डीसी वोल्टेज मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्रक्षेपक बलागुण स्प्रिंग यंत्रण द्वारा उत्पन्न होता है। पढ़ाई थे तुमको, एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा स्प्रिंग के द्वारा बलागुण को कंट्रोल किया जाएगा, या किसके द्वारा? ग्रेविटी कंट्रोल के द्वारा। विभव ट्रांसफार्मर में अभिहित अनुपात का मान होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको पीटी कहते हैं। संधारित प्राथमिक वाइंडिंग का वोल्टेज बटा संनिर्धारित द्वितीयक वाइंडिंग का वोल्टेज, इसका जब अनुपात निकालोगे इसी को हम अभिहित अनुपात या निहित अनुपात के नाम से जानते हैं। दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, भाग दे दोगे आंसर आ जाएगा। इंडक्शन मीटर का प्रयोग डीसी पर करेंगे। हम बोले थे प्रेरण का सिद्धांत केवल किसमें होता है? एसी में।
फिर कहता है यदि वोल्टेज को एसी मेंस के खुले स्विच से मापा जाता है तो मीटर का पाठ्यांक कितना देगा? इसका घर में, कहां पर? अब जगह घर में यदि वोल्टेज के एसी मेंस खुले स्विच को मापा जाता है तो 220 से 240 वोल्ट देगा। कितना देगा? एग्जैक्ट 220 नहीं देगा, 220 से कितना देगा? 240। वाटहीन पावर को हम किसमें नापते हैं? केवीआर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव मीटर से मापा जाता है। श्रृंखला धारिता वोल्ट मीटर एसी वोल्टेज का मापन करता है। सीरीज कैपेसिटर जो है ये वोल्ट मीटर में क्या नापता है? एसी। ऐसे भी चला कैपेसिटर लगभग हम लोग किसका यूज करते हैं? एसी पर। टेकोमीटर को क्या नापने के लिए? अभी तुरंत बताया था, मोटर के शाफ्ट की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर। सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखा, सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ में ज्यादातर एक्वा डॉट कोटिंग का प्रयोग अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है चला कि सीआरओ में एक्वा डॉट कोटिंग का उपयोग क्या करने के लिए करते हैं? अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? अवशोषित करने के लिए। अभी तुरंत बताते थर्मोस्टेट का काम क्या है? क्या नियंत्रित करना? तापमान। कहते हैं एक विद्युत ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान को क्या करना है? नियंत्रित करना है। एकल फेज प्रेरण ऊर्जा मीटर अधिकतम बल तब उत्पन्न होगा जब संयुक्त चुंबकीय फ्लक्स की आपूर्ति वोल्टेज कितना डिग्री पर हो। आपको पता 90 डिग्री पर होगा ज्यादा बल लगेगा और समानांतर होगा तो बल नहीं लगेगा। इसी उपकरण की सेंसिटिविटी अभी तुरंत बताते किसमें किसमें नापते हैं? ओम पर वोल्ट में मापा जाता है। सेंसिटिविटी किसमें नापते हैं? ओम पर वोल्ट में नापते हैं। एमएचए पढ़ाई थे आपको पीछे। वीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है? अज्ञात प्रतिरोध नापना। क्या नापना? आप ब्रिज उसके बाद पढ़ाए थे टीएसडब्ल्यू एमएचए। क्या पढ़ाए थे? टीएसडब्ल्यू एमएचए, टीएसडब्ल्यू एमएचए, टीएसडब्ल्यू एमएचए, टीएसडब्ल्यू एमएचए, टीएसडब्ल्यू एमएचए। क्या पढ़ाए थे? टीएसडब्ल्यू किसके लिए? संधारित्र के लिए। और एमएचए किसके लिए? प्रेरकत्व के लिए। किसके लिए? पता यदि वोल्टेज को एक एसी मेंस खुले स्विच से मापा जाता है तो मीटर का पाठ्यांक कितना देगा? इसका आंसर हो जाएगा चला 220 से। आंसर क्या होगा? सी। एक 3 फेज परिपथ में केवीए किलो वोल्ट एम्पियर के डैश घटक के मापन के लिए केवीएआर मीटर का उपयोग किया जाता है। बताओ क्या होगा भैया? अभी तुरंत बताएं। केवीए अगर वाटहीन है मतलब कोई वोल्टेज नहीं है, कोई पावर नहीं है तो उसको हम लोग केवीएआर में नापते हैं। श्रृंखला धारिता वोल्ट मीटर किसका माप कर सकता है? एसी वोल्टेज का ना। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत उपकरण नहीं है? Which of the following is not an integrating instrument? कौन नहीं है बता? देखो चला एम्पियर घंटा मीटर ये चला हम आपको पढ़ाए थे। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो है जो एक समयावधि में नापता है। देख लो एकीकृत उपकरण वह उपकरण है, एकीकृत उपकरण वह उपकरण है जो किसी समयावधि में नापता है। किसी समयावधि में क्या करता है चला? कहता कौन सा नहीं है? क्या होगा आंसर? देखो जैसे एम्पियर घंटा मीटर ले लो, तुम किलो वाट आवर मीटर ले लो जिसको आप एनर्जी मीटर कहते हैं, या आप ले लो वाट घंटा मीटर। जितना भी ऊर्जा नापने वाला यंत्र है सब का सब कैसा उपकरण है? एकीकृत उपकरण में लिख लो ऊर्जा मापी। क्योंकि एनर्जी मीटर जो हमारे घर में लगा हुआ है वो पूरे महीने का केवल नाप के देता है, वो चला आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन वोल्ट मीटर इंटीग्रेटिंग नहीं है। एम्पियर घंटा वाट घंटा ये सब एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या करता है? पूरे दिन पूरे महीने का केवल नाप के देता है। निम्नलिखित में से किसी मल्टीमीटर का प्रयोग करके मापा नहीं जा सकता है आवृत्ति को? अरे मल्टीमीटर को एबीओ मीटर कहते हैं। एबीओ मीटर बोलते हैं एम्पियर वोल्ट ओम। बोलो हाँ, एबीओ मीटर कहेंगे एम्पियर वोल्ट ओम। लेकिन आवृत्ति नापते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी नहीं नापते हैं। क्या नापते हैं? प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा। बोलो ने एक मीटर में शंट का उद्देश्य क्या है? बाईपास करना। क्या होगा बता? सही है क्या आंसर? लीसाजे पैटर्न कैसा बनाया जाता है? बताओ पीछे बताएं। क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। बताओ क्या होगा? कैसा बनाया जाता है? ए की बी की सी की डी। सी फॉर कैट। ये कहीं अक्ष के वर्गाकार तरंग जो जैवक्रिय तरंग खींचकर बनाया जाता है। लीसाजे पैटर्न होता है चला इस टाइप का नहीं चलता है जो फ्रीक्वेंसी मीटर वगैरह में चलता है। इसको चलो तुम याद ही, आपको पहले यूज होता था अब नहीं यूज होता है, पहले यूज किया जाता था। वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? पता क्या होगा? वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? न्यूनतम धारा, न्यूनतम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज, अधिकतम धारा। ए की बी की सी की डी। हां, वोल्ट मीटर न्यूनतम धारा के लिए पथ प्रदान करता है और उच्चतम वोल्टेज को नापता है। किसको नापता है? अधिकतम वोल्टेज को क्या करता है? नापता है। इसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन सा मीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तुरंत बताते प्रेरण मीटर का। बोले क्योंकि प्रेरण की घटना किसमें होती है? एसी में। किसमें होती है? देख लो प्रेरण की घटना, प्रेरण की घटना केवल किसमें होती है? इसमें तो पीछे पढ़ाए हैं चला। अच्छा कितने लोगों का इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ है पीछे? क्लास किया हुआ है एकदम रेगुलर? आगे का क्वेश्चन चला बना लो, सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये चला हमको ये बताओ कितने लोगों का क्लास, कितने लोगों का नया एडमिशन है फ्रेश? देखो यहाँ तक लगभग तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी कभार क्या करता है जैसे तुम अगला चैप्टर पलटोगे, चैप्टर तुम पलटो इसके बाद वाला
इसका सिंबल है ना, सिंबल तो चला कुछ है नहीं, उसको पढ़ाना नहीं, अपने से पढ़ लो। सिंबल खाली दिया हुआ किसको क्या कहते हैं। अगला चैप्टर क्या है, चला देखो जो सेमीकंडक्टर चैप्टर छोड़ना बता दो। ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जब सारा आप पढ़ लीजिएगा सबका सिंबल यहाँ एक जगह लगा हुआ है। जितना चैप्टर है ना इस सबका सिंबल एक जगह कलेक्टेड है, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अमीटर का सिंबल कैसा होता है, ऐसा लिख दोगे एमीटर हो जाएगा, ई लिख दोगे वोल्टमीटर हो जाएगा, जी लिख दोगे जनरेटर हो जाएगा। तो उस टाइप का इसमें सवाल रहता है एक दो, लेकिन ये था इसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल में। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर चला उसी को समझ में आएगा इसका ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, कितने लोगों का पढ़ा हुआ है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया बात। आप उसके बाद है तुम्हारा ई तो खैर बकरी बिलाई कुत्ता नड़िया सबको समझ में आएगा, इसमें कोई झोल नहीं। लेकिन ये जो चैप्टर है ना सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर तब समझ में आएगा जब आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो दो को उपाय है, या तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, यहाँ से सबको समझ में आएगा, या नहीं तो ये पढ़ाते हैं इसके बाद यहाँ चलते हैं। कितने लोग पढ़ाते हैं तब वहाँ चलते हैं, कितने लोग हैं कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, बताते हैं। जो नए बच्चे हैं अगर आपको चालक अर्धचालक कुचालक समझ में आता है, इतना आता है ना, इतना से ही हम बेसिक बताते हुए इस चैप्टर से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से 2-4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट ही होगा। इलेक्ट्रिकल वालों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी इलेक्ट्रिकल पूछता है। मामला ये है कि इलेक्ट्रिकल वालों को चला, इलेक्ट्रिकल वालों की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल वालों को 80% क्वेश्चन आता है उसके खुद के ट्रेड इलेक्ट्रिकल से, और 20% क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से आता है। अब बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से बना पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 60% क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, इसका 40% क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से आता है। ये मामला है, यानी दोनों को दोनों पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वालों को भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ही पार्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों पढ़ना है। 40% इसको इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, 60% इसको क्या पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को 80% इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, 20% इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना फिटर पढ़ना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस फिटर आप कर सकते हैं, इसको भी पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्लस फिटर। अब फिटर में क्या है ना, इसको 3 या 4 चैप्टर ही पढ़ना है, इसको भी 4 चैप्टर पढ़ना है। फिटर में 4 चैप्टर ऐसा है चला जो सबको पढ़ना है, टूल्स कटिंग टूल्स सबको पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग फिटर का भी वो 4 चैप्टर पढ़ाते हैं और ये भी पढ़ाते हैं। चला क्वेश्चन का कोई बात नहीं, जो चैप्टर पढ़ा के भेजेंगे चैप्टर क्वेश्चन वहां टफ पूछ दिया, मान लो एकदम साफ है उलट पुलट क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये तुम्हारा आसान है, ये पढ़ा हुआ रहेगा, तुम यहाँ से 5 क्वेश्चन बना ले, तो फंसने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए आपको दोनों लेकर कुछ लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल पढ़ने 80% नहीं है, 25% मार्क्स लाना है, बनाइए देंगे सर। 75 में 27 को क्वेश्चन बनाना है, 80% यहीं से है, यानी 60-65 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो चला कभी कभी मेट्रो फंस जाता है तो यहाँ से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारा प्रॉपर मामला फंसेगा नहीं। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ये पेपर ये स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये पता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन या अंदरूनी कक्षा का, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये पता है, सबसे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह चालक में होगा और सबसे कम विद्युत धारा का प्रवाह कुचालक में होता है। अब बीच में कौन होता है, अर्धचालक। ये पता है ना, हाँ वही अर्धचालक का नाम है सेमीकंडक्टर। जैसे चला लड़का लड़की या किन्नर, हम लोग ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हो गया लड़का, फिटर हो गया लड़की, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है किन्नर। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों के गुण है, इलेक्ट्रिकल के भी और फिटर के भी, मतलब अगर सही में बात करें तो चालक का भी और कुचालक का भी, उसके बीच में जो गुण होता है वो क्या होता है, अर्धचालक। क्या होता है, जैसे किन्नर में दोनों का गुण होता है, चालक का भी और कुचालक का भी। इसका धातु जानते हैं, धातु चालक की कुचालक, कुचालक। धातु विद्युत का क्या है, चालक है, और धातु विद्युत का क्या है, कुचालक है। चालक कुचालक समझता है, लकड़ी कुचालक है, लोहा चालक है, पता है ना। अर्धचालक में वो सिलिकॉन है, वो जर्मेनियम, मेनली जो हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन अर्धचालक में वो सिलिकॉन है, वो क्या जर्मेनियम, क्लियर है। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्लियर है। वही इसे भी जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, इसमें द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, वो सिलिकॉन के बारे में, वो जर्मेनियम का, ये दोनों क्या है, अर्धचालक। अब अर्धचालक में अगर बात करें, शुरू ही करते हैं चैप्टर को, तो चालक अगर आप पढ़ें, चालक में हो गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम क्या है, चालक है। एल्युमिनियम क्या है, चालक। लकड़ी क्या है, कुचालक है। तो एल्युमिनियम अगर चला जी चालक है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना, 13 ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 जानते हैं ना। उसके जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होगा, 3, उसी के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। जितने भी चालक हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह। चालक विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, कुचालक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अर्धचालक किसी खास कंडीशन में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, तनी तनी नहीं करेगा, करेगा तो पूरा पूरा, लेकिन किसी खास कंडीशन में वो विद्युत धारा का क्या करेगा, प्रवाह करेगा। अब वो खास कंडीशन क्या होगा, वो हम लोग बनाएंगे कि खास कंडीशन इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसे आप सिलिकॉन ले लीजिए, अब सिलिकॉन आपको मिलता कहाँ है, मेमोरी चिप देखे हैं, उसके पीछे जो आप सुनहला कलर देखते हैं ना, वो सिलिकॉन है। क्या है वो, सिम कार्ड के पीछे जो सुनहला कलर है वो क्या है, क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब क्या है, क्या है, अर्धचालक है। तो अर्धचालक में हम चालक में कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कुचालक में कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्धचालक में कुछ विशेष परिस्थिति में करने के बाद विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कुछ सर्टेन टेंपरेचर पर बढ़ेगा धारा का प्रवाह, जब बहुत ज्यादा टेंपरेचर हो जाएगा धीरे धीरे घट भी जाएगा। तो जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक का पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पेपर के अंतर्गत, अर्धचालक का पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत। चालक और अर्धचालक का अगर एग्जांपल आपको एकदम लाइव देखना है तो अर्धचालक का एग्जांपल हो गया ये कैमरा, और चालक का एग्जांपल यानी इलेक्ट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप अंतर करना चाहते हैं तो पंखा हो गया इलेक्ट्रिकल, पंखा क्या हो गया
बल्ब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल। मोटर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल। जनरेटर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल। लेकिन ये जो कैमरा है क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो पैनल है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ये कैसे पता वो इलेक्ट्रॉनिक्स है? जेकरा में डायोड लगेगा, जेकरा में ट्रांजिस्टर लगेगा, जेकरा में आईसी लगेगा, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। अर्धचालक से बना युक्ति जहां जहां लगेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जैसे जहां सिर्फ चालक लगेगा वो क्या है? इलेक्ट्रिकल। बल्ब तो एलईडी बल्ब अगर है तो वो चला इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ, वही जो नॉर्मल बल्ब पहले यूज होता था इलेक्ट्रिकल है। क्या समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है वो किन्नर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल वाले जो है वो मेल के बारे में पढ़ते हैं या फीमेल के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो किन्नर है यानी सिलिकॉन जो हम लोग पढ़ेंगे उसका उन दोनों के क्या होगा? बीच में ना चालक होगा ना कुचालक होगा, दोनों के क्या होगा? बीच में। तो हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।